तो कहानी की शुरुआत ओशियो नाम के एक लड़के से होती है। इसका नाता एक ऐसे खानदान से था जो दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाते थे। और ये सुनते ही ओशियो ने जोर से उस भाले को लात मारकर और अंदर घुसाना शुरू कर दिया। तो कहानी की शुरुआत ओशियो नाम के एक लड़के से होती है जो फिलहाल तो स्कूल में पढ़ता है, पर इसका नाता एक ऐसे खानदान से था जो दुनिया को बुरी शक्तियों से बचाते थे। इसके पिता के मुताबिक 500 साल पहले एक राक्षस की वजह से पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी और ये राक्षस इतना ताकतवर था कि इसका नाम सुनकर ही लोग अपना गांव खाली कर दिया करते थे। पर ओशियो के एक पूर्वज ने चाइना में बने खास भाले की मदद से उस राक्षस को दीवार में ही कैद कर दिया था और इस दौरान उनकी भी मौत हो गई। आज सुबह भी ओशियो के अपने फादर के साथ लड़ाई चल रही थी जिसमें उसने अपने फादर के मुंह पर एक लात मार दी और अब वो चाहता था कि उसके फादर उसे वो भाला दिखाए जिसके बारे में वो हमेशा बात किया करते थे। इसके बाद उन दोनों में फिर से इसी बात पर लड़ना शुरू कर दिया और अंत में ओशियो के पिता ने अपना सामान बांधकर कहीं जाने लगे। ओशियो को लग रहा था कि वो घर छोड़कर जा रहे हैं, पर उन्होंने बताया कि बस वो कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं ताकि उन्हें ओशियो की शक्ल ना देखनी पड़े। और साथ ही वो जाने से पहले ओशियो को स्टोर रूम में पड़ी किताबों को साफ करने का काम दे देते हैं और उसी शाम ओशियो अपने पिता का काम करने के लिए स्टोर रूम में पहुंच जाता है, जहां उसका पैर किसी चीज में फंसने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। और जब उसने उठकर देखा तो अपने सामने एक खुफिया दरवाजे को देखकर वो हैरान हो जाता है। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश तो करी, पर काफी समय से बंद होने की वजह से वो जाम हो रखा था। पर ओशियो ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को ही उखाड़ दिया, पर उस दरवाजे का वजन ज्यादा होने की वजह से वो सीधा नीचे गिर गया। वापस उठने के बाद जब उसने अपने कपड़ों को साफ किया तो उसे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था और जब वो धीरे धीरे पीछे पलट कर देखता है तो अपने सामने एक पीले रंग के राक्षस को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके डर को बढ़ाने के लिए वो राक्षस उससे बात करना शुरू कर देता है। वो राक्षस चाहता था कि ओशियो उसके शरीर पर घुसे जादुई भाले को निकाल दे, क्योंकि ये काम सिर्फ एक इंसान ही कर सकता था और इस वजह से लाखों कोशिश के बाद भी वो राक्षस वहीं फंसा हुआ था। ओशियो ने उससे पूछा कि आखिर वो भाले के निकल जाने के बाद क्या करेगा, जिस पर वो राक्षस उसे जवाब देता है कि सबसे पहले तो वो ओशियो को खत्म कर देगा और एक बार फिर इस दुनिया को नर्क में बदल देगा। और ये सुनते ही ओशियो ने जोर से उस भाले को लात मारकर और अंदर घुसाना शुरू कर दिया, जिससे उस राक्षस को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और साथ ही उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ओशियो उसे आजाद क्यों नहीं कराना चाहता। और खुद को दर्द से बचाने के लिए उसने ओशियो पर हमला कर दिया, जिसपे उसके माथे पर एक खरोच आ गई। पर ओशियो इतनी जल्दी डरने वालों में से नहीं था। उसने उस भाले को राक्षस के और अंदर घुसा दिया और वहां से जाने लगा। तभी उसने अपने सामने आजादी को जाता हुआ देखकर राक्षस ने ओशियो को रोकने के लिए कहा और कहा कि वो उसने ये सब गलती से बोल दिया था। असल में वो आजाद होने के बाद ओशियो के साथ ही रहेगा और उसकी हर बात मानेगा, क्योंकि उसे इंसानों से बहुत ज्यादा डर लगता है। पर ओशियो ने कहा कि वो कभी किसी राक्षस को आजाद होने नहीं देगा और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकल गया, जहाँ पर उसे रास्ते में अपनी दो दोस्त मिली जिनका नाम था इनो और नाका। वो दोनों ही ओशियो की काफी अच्छी दोस्त थी और आज उसे इतना शांत देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद नाका ने ओशियो से अपनी एक किताब के बारे में पूछा जिसे उसने कुछ दिनों पहले ही उसे दिया था, पर ओशियो वो किताब लाना भूल गया था। इसलिए नाका ने शाम को उसके घर जाकर वो किताब लाने का फैसला किया। इसके बाद वो लोग अपने अपनी क्लास में चले जाते हैं। क्लास में भी ओशियो का दिमाग उस राक्षस की बात पर ही चल रही थी, इसलिए उसने अपनी किताब में उसका एक चित्र बना दिया। उसके बाद उसके दोस्तों ने फुटबॉल खेलने के लिए उसे बुला लिया, जहां वो अपनी फुर्ती और रफ्तार की मदद से काफी आसानी से मैच जीत लेते हैं। फिर वापस घर चला जाता है। शाम को इनो और नाका अपनी किताब लेने के लिए घर आए तो उसके दरवाजा खोलते ही ओशियो की नजर अजीब से दिखने वाले कीड़ों पर पड़ी जो सभी तरफ घूम रहे थे और उसने तुरंत ही उसे हटाने के लिए अपने हाथों को चलाना शुरू कर दिया। पर इनो और नाका को लग रहा था कि उसका दिमाग खराब हो गया है और इसलिए वो नाका ने उसके मुंह पर एक लात मार दी। ओशियो तुरंत ही खड़ा हुआ और उसने स्टोर रूम की तरफ भागा। दरवाजा खोलकर उसने उस राक्षस से पूछा कि आखिर उसने आंखों के साथ क्या कर दिया है जिसकी वजह से उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। जिस पर वो राक्षस ने जवाब दिया कि जब उसने इस दरवाजे को खोला था तो 500 साल से जमी शक्तियों को उसने आजाद कर दिया था, जिस वजह से आसपास के कमजोर राक्षस उसके पास आ रहे थे और जल्द ही वो सभी इंसानों को मारना शुरू कर देंगे। राक्षस ने इन सब के पीछे ओशियो की गलती बताई और अब उसकी वजह से ही उसकी दोस्तों की जान खतरे में थी। पर अगर ओशियो उसे आजाद कर देगा तो वो उसके सभी दोस्तों को जिंदा छोड़ देगा और उन सभी कमजोर राक्षसों को भी खत्म कर देगा। अपने सामने और कोई चारा ना होने पर
उसने भाले को निकालना शुरू किया और थोड़ी देर की मेहनत के बाद उसने निकाल ही दिया। पर तभी उस राक्षस ने उठाकर उसे दीवार पर पटक दिया, जिसके वजह से उसके सिर से खून निकलने लगा। और जब ओशियो ने उससे पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो राक्षस ने जवाब दिया कि कोई बेवकूफी किसी राक्षस की बातों पर विश्वास करेगा और शायद और उसे आजाद करेगा। और ये सुनकर ओशियो के अपने दोस्तों की चिंता होने लगी और उसके बढ़ते गुस्से के साथ उसके आसपास एक अजीब शक्ति आ जाती है। उसके बालों की लंबाई तेजी से बढ़ने लगती है और ये देखकर वो राक्षस डर गया और उसे याद आता है कि वो जादुई भाला अभी भी उसी के पास है और उसके रगों में सामुराई का खून दौड़ रहा है। ये देखकर वो राक्षस इतना डर गया कि वो जल्दी से वहाँ से भागने लगा और अपने सामने आने वाली छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को वो मारने लगा। तभी ओशियो ने देखा कि सभी राक्षसों ने मिलकर एक बहुत बड़े सांप का रूप ले लिया था। फिर ओशियो ने उस राक्षस को उस बड़े से सांप पर हमला करने को कहा। राक्षस ने उसकी बात सुनते हुए उस पर चढ़कर सांप पर हमला किया और तभी ओशियो ने अपने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नीचे आते ही ओशियो के बाल लंबे गिर गए और अब वो राक्षस वहां से जाने के लिए तैयार था। पर ओशियो ने उसे रोक कर बताया कि अभी आसपास और काफी सारे मॉन्स्टर बचे हुए हैं और जब तक वो उसके साथ मिलकर सभी मॉन्स्टर्स को खत्म नहीं कर देगा वो कहीं नहीं जा सकता। और ओशियो ने उस राक्षस का नाम टोरा रख दिया। रास्ते में ओशियो के मन में यही चल रहा था कि एक दिन ओशियो फिर से टोरा को बंदी बना लेगा। अगले दिन ओशियो के दिन की शुरुआत टीवी तोड़ने से हुई, क्योंकि टोरा को लग रहा था कि टीवी में दिख रहे सामुराई उसे मारना चाहते हैं। इसके बाद ओशियो टोरा के साथ अपने स्कूल के लिए निकल गया, जो उसके कंधे पर बैठा हुआ था। पर ओशियो के अलावा उसे कोई भी नहीं देख सकता था। टोरा की वजह से ओशियो भाला भी अपने साथ लेकर गया था। स्कूल में वो इनो और नाका से मिला, जिन्होंने उसे बताया कि कल रात उनके सपने में काफी सारे राक्षस आए थे और उन पर हमला कर दिया। ये जानकर ओशियो काफी खुश था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। इसके बाद इनो और नाका ने बताया कि वो स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में कुछ किताबों को ठीक करने के लिए जा रहे हैं और क्लास शुरू होने से पहले वो वापस आ जाएंगे। लेकिन क्लास शुरू होने के काफी देर बाद भी वो वापस नहीं आए और इधर क्लास में टीचर जापानीज हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी टोरा को थी, क्योंकि वो पिछले 500 सालों में हुई घटनाओं के बारे में जानना चाहता था। तभी जोर से जमीन हिली और ओशियो के भाले से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जो सिर्फ वही सुन सकता था। अब ओशियो को अपने दोस्तों को चिंता होने लगी और इसलिए उसने अपना भाला उठाया और तुरंत ही उनकी तरफ भागा। रास्ते में वो इनो और नाका के साथ एक लड़की को देखकर काफी हैरान हो गया। वो आधी पत्थर की बन चुकी थी। ओशियो ने टीचर से उस लड़की की मदद करने को कहा और खुद इनो और नाका को ढूंढने के लिए चला गया। और ये बात आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते पुलिस और मीडिया स्कूल के बाहर आ गई। सभी लोगों को लग रहा था कि लड़कियों को किसी ने किडनैप कर लिया है, पर बिल्डिंग के अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिला और उन्हें खाली हाथी वापस जाना पड़ा। जब ओशियो ने टोरा से इस बारे में पूछा तो उसने हंसते हुए जवाब दिया कि ओशियो को अभी तक बिल्डिंग में रॉक मॉन्स्टर के होने का एहसास नहीं हुआ। तभी ओशियो ने उसके बालों को खींचकर पूरी बात बताने को कहा, पर टोरा ने उस पर हमला करके उसे बताने से मना कर दिया। उसका कहना था कि इंसानों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर उसका बस चले तो खुद ही इंसानों को खत्म कर देगा। उसकी इस बात से ओशियो को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने भाले से टोरा पर हमला कर दिया, पर टोरा ने इस हमले से बचते हुए ओशियो पर ही हमला कर दिया। ओशियो ने खुद को उस हमले से बचाया और उसे भाला से मारा, फिर उसके हाथ में भाला घुसा दिया, जिससे टोरा की चीख निकल गई। और अब टोरा ने बताया कि उसके मुताबिक ये काम रॉक ईटर का हो सकता है, जो बंद पुरानी जगहों पर छुप कर रहते हैं और इंसानों का वहां आने का इंतजार करते हैं। उसका कहना था कि रॉक ईटर बहुत ही खतरनाक राक्षस था। एक बार उसने उसकी आंखों के सामने पूरी सेना को पत्थर में बदल दिया था। टोरा की बात सुनते ही ओशियो पुलिस वाले को चकमा देकर सीधा अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने अपने भाले से उस कवच को तोड़ दिया और कवच के टूटते ही एक पत्थर का समुराई उसके सामने आया। ओशियो ने खुद को उसके हमले से बचाते हुए उसके शरीर में सीधा अपना भाला घुसा दिया। इधर ओशियो को लग रहा था कि उसने ये लड़ाई जीत ली है, पर टोरा ने उसे बताया कि वो समुराई असली राक्षस नहीं था। तभी समुराई की आंख से एक बेल निकली और ओशियो का गला पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसके हाथों से भाला छूटकर नीचे गिर गया और दो बेलों ने उसे छत से चिपका दिया। इधर कवच का दरवाजा बंद होने लगा था और टोरा ने दूसरी तरफ पहुंचकर ओशियो को बताया कि अगर वो दरवाजा बंद होने से पहले बाहर नहीं आया तो वो बहुत ही गंदी मौत मारा जाएगा। ओशियो ने टोरा से मदद मांगी, पर टोरा का उसकी मदद करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए उसने इनो और नाका को बचाने के लिए कहा। पर ये सुनते ही टोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि ओशियो दूसरों की जान क्यों बचाना चाहता है, जबकि वो खुद ही खतरे पर है। ओशियो ने एक बार फिर अपने दोस्तों को बचाने की रिक्वेस्ट करी तो टोरा ने जंप किया और सभी लड़कियों को लेकर बाहर आ गया। जब उसने ओशियो की तरफ देखा तो वो लगभग पत्थर का बन चुका था और उसने टोरा की तरफ देखते हुए शुक्रिया किया और साथ ही उससे माफी भी मांगी। ये बात सुनकर टोरा का मन बदल गया और उसने दरवाजे
दरवाजे के बीच आकर उसे रोक दिया। ये देखकर रॉकेटर बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपने कुछ बेलों से टोरा पर भी हमला कर दिया, जो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था। ओशियो चाहता था कि किसी तरह उसका भाला उसके पास आ जाए और तभी भाला खुद ही उड़कर उसके पेट में जा घुसा, जो कि पत्थर का बन चुका था। भाले की लगते ही ओशियो नॉर्मल हो गया और फिर भाला अपने आप ही टोरा की तरफ बढ़ रहा था, जिससे वो अपने तरफ आता देख टोरा डर जाता है, पर वो भाला जाकर दरवाजे के बीच जाकर फंस जाता है, जिससे टोरा को उसकी मदद करने का मौका मिल गया। टोरा ने आगे बढ़कर अपनी बिजली से हमला किया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस समुराई के अंदर ये असली राक्षस बाहर आ गया। इधर टोरा और ओशियो पहले ही हवा में थे, जहाँ टोरा ने उसे बताया कि ओशियो को अपने भाले से राक्षस की आंखों पर वार करना पड़ेगा। इसके बाद ओशियो ने राक्षस की तरफ बढ़ते हुए अपने भाले पर थूक लगाया और एक ही हमले में उसकी आंख फोड़ दी और फिर अपने भाले की मदद से सभी लड़कियों को आजाद करा लिया। ओशियो टोरा के साथ वहाँ से निकल गया और उस रात टोरा और ओशियो को टीवी पर दिखाया जा रहा था, जिससे टोरा बहुत ही ज्यादा खुश था और वहीं ओशियो शांति से सोना चाहता था। अगली सुबह ओशियो के फादर भी वापस आ गए थे और आज भी वो ओशियो को उनके इतिहास के बारे में बता रहे थे। साथ ही उन्होंने उन खुफिया दरवाजे को कभी न खोलने को कहा। अभी ओशियो ने बात बदलकर अपने स्कूल के लिए निकल गया और जब उनकी नजर उस भाले पर पड़ी तो उनका कहना था कि वो भाला बिल्कुल उस समुराई के भाले की तरह दिखती है। अपने फादर की इस बात पर हंसते हुए ओशियो स्कूल के लिए निकल गया। इसके बाद जाने के बाद उसके फादर ने खुफिया दरवाजे को देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उधर ओशियो इनो और नाका के साथ एक म्यूजियम आ गया था, जहाँ काफी सारी पेंटिंग रखी हुई थी, पर टोरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसान कागज पर रंग क्यों भर रहे थे। इसके बाद वो एक पेंटिंग के सामने पहुंचा। ओशियो ने बताया कि वो पेंटिंग महान कलाकार हैनियो ने बनाई है और इसके बनाने के ठीक अगले दिन ही उनकी मौत हो गई थी। नाका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर म्यूजियम में पेंटिंग की तस्वीर क्यों लगाई हुई है, जिस पर ओशियो ने जवाब दिया कि असली पेंटिंग हैनियो की बेटी रैको के पास थी। पर थोड़ी देर घूरने के बाद टोरा समझ गया था ये पेंटिंग बनाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेमी ह्यूमन था और ये एक श्रापित पेंटिंग थी। अगले दिन जब ओशियो ने स्कूल की तरफ भाग रहा था तो अचानक से एक सीनियर उसे आकर पीटना शुरू कर देता है, जिसे देखकर टोरा को काफी मजा आ रहा था। तभी एक लड़की वहाँ आई और उसने उस लड़के को ओशियो को छोड़ने के लिए कहा, जिस पर वो लड़का एक बार में ही मान गया। उस लड़की को देखते ही सबने आपस में बात करना शुरू कर दिया। ओशियो ने भी इस लड़की को पहचान लिया था कि वो और कोई नहीं बल्कि पेंटिंग में बनी लड़की रैको ही थी। ओशियो ने उससे पूछा था कि क्या वो महान कलाकार हैनियो की बेटी है। इस पर लड़की ने हाँ भी भरी और ओशियो से लड़की का पीछा करने को कहा। ओशियो उस लड़की का पीछा कर ही रहा था, तभी एक ट्रक बहुत तेजी से उसकी तरफ आई और उसने टोरा को टक्कर मार दी और ओशियो ने तुरंत ही अपने भाले से ट्रक को रोक लिया और दो टुकड़ों में बांट दिया। रैको अब तक गायब हो चुकी थी, इसलिए ओशियो उसके बारे में जानने के लिए नाका के घर पहुंच गया। और जब उसने बताया कि वो बस रैको को अपना पेंटिंग का मॉडल बनाना चाहता है तो नौका ने उसको बताया कि जब रैको स्कूल में आई थी तब वो सभी लड़कियों के साथ अच्छे से पेश आती थी और सभी लड़के उसके दीवाने हो गए थे, पर अक्सर वो अकेली ही रहा करती थी। धीरे धीरे वो नाका की काफी अच्छी दोस्त बन गई और फिर एक दिन एक लड़की ने उसे अपने साथ घूमने जाने के लिए पूछा। उसी शाम उस लड़के की बहुत ही सारे ईंट गिरने से मौत हो गई और उस दिन से रैको भी और उसी दिन रैको ने अपनी जान देने की कोशिश करी, पर समय रहते लोगों ने उसे बचा लिया। उस दिन के बाद नाका ने उससे बात करने की कोशिश करी तो रैको ने खुद से दूर रहने को कहा, वरना उसके साथ भी कोई हादसा हो जाएगा। ठीक उसी समय उसके ऊपर दो नुकीली कील आकर गिरी, पर ऐन वक्त पर रैको ने उसे आकर बचा लिया। नाका की सारी बात सुनने के बाद ओशियो अपने घर जा रहा था तो एक बार फिर उस सीनियर ने उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसे देखकर टोरा पूरे मजे ले रहा था। आखिर उस सीनियर के मुक्के को अपने सिर से रोकने के बाद ओशियो ने उसे बताया कि वो जानता है कि उस सीनियर को रैको के राज के बारे में पता है और फिर ओशियो ने अपने सर से उस सीनियर को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वो दोनों जमीन पर लेटकर बात करने लगे। जहाँ सीनियर ने बताया वो और रैको बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर एक दिन रैको की माँ उसके पिता को छोड़कर किसी स्टूडेंट के साथ भाग गई और उस दिन से उसके बाद कुछ भी ठीक नहीं रहा। जब एक दिन वो रैको के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रैको के पिता पूरी तरह रैको की पेंटिंग बनाने में घुसे हुए थे और अगले दिन उनकी मौत हो गई। और तभी से वो रैको को डराने में लगे हुए थे कि उन्हें डर था कहीं रैको को भी उनसे कोई ना छीन ले। पर ओशियो ने फैसला कर लिया वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा और अगले दिन डांस क्लास के दौरान उसने किसी तरह रैको को अपने साथ डांस करने के लिए मना लिया। और तभी अचानक से डार्क डेविल वहां पहुंच गया और अचानक से उसकी पीठ पर हमला हुआ। इसके बाद वो डार्क डेविल में से एक राक्षस बाहर निकला और उसने ओशियो को रैको से दूर रहने को कहा। राक्षस एक बार फिर ओशियो पर हमला किया।
टोरा बीच में आ गया क्योंकि उसके मुताबिक किसी हाफ डीमन को ओशियो पर हमला करने का कोई हक नहीं था। इसलिए टोरा ने उसे बिजली का झटका देकर भगा दिया। तो सीनियर भी ओशियो की मदद करने के लिए वहां पहुंच गया और तभी इस चीजों से परेशान होकर रैको वहां से भाग गई और तुरंत ही अपने घर पहुंचकर जहां उन्होंने देखा रैको छत से नीचे गिर रही थी। ओशियो ने अपने भाला फेंक कर उसे बीच में ही रोक दिया और इतने में उस सीनियर ने रैको का हाथ पकड़ लिया और वो दोनों ये देखकर हैरान थे। वो राक्षस नीचे खड़ा होकर रैको को अपने पास बुला रहा था। उसके मुताबिक रैको के उसके बस पिता का ही अधिकार था, मगर ओशियो ने रैको को समझाने की कोशिश करी कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं थी, उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए ध्यान देना चाहिए। आखिरकार रैको ने उसके हाथ को पकड़ ही लिया। इसके बाद उन दोनों ने उसको ऊपर खींच लिया। ये देखकर वो राक्षस काफी गुस्से में आ गया और उसने एक ही बार में उसे और उसके सीनियर को पकड़कर पेंटिंग के अंदर खींच लिया। ओशियो ने अपने भाले से उस राक्षस पर हमला किया जिसका उस पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी टोरा ने उसे बताया कि वो पिक्चर वर्ल्ड में है और वहाँ उस राक्षस को नहीं मार सकता। राक्षस ने भी ओशियो के अंदर खींचना शुरू कर दिया। टोरा ने हंसते हुए कहा उसे अब इस राक्षस को मारने के लिए टोरा की मदद लेनी पड़ेगी। ओशियो बिना कुछ कहे पेंटिंग के अंदर चला गया। इस चीज से टोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने तुरंत ही पेंटिंग के अंदर हाथ डालकर ओशियो का सर बाहर खींच लिया और उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। और उधर राक्षस ओशियो को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए टोरा ने पेंटिंग के अंदर जाकर राक्षस पर हमला किया और तीनों को लेकर बाहर आ गया। फिर टोरा ने ओशियो को पेंटिंग पर भाले से हमला करने के लिए कहा, पर जैसे ही ओशियो ने अपना भाला उस पेंटिंग की तरफ आगे बढ़ाया तो रैको बीच में आ गई, जिसकी वजह से भाला रैको के आर पार हो गया। देखकर ओशियो काफी ज्यादा डर गया, पर रैको पर भाले का कोई असर नहीं हुआ था और बस पेंटिंग ही तबाह हुई थी। इस पर टोरा ने बताया ये भाला इंसानों पर काम नहीं करता। तभी पेंटिंग ने हैनियो की एक छवि बनी जिसने माफी मांगते हुए रैको को अपनी जिंदगी खुलकर जीने के लिए कहा। टोरा ने ओशियो के साथ जीना सीख लिया था, पर फिर भी अक्सर ओशियो पर जब हमला करने की कोशिश करता था जब आसपास उसका भाला ना हो। ओशियो बाथरूम में भी अपना भाला साथ लेकर जाया करता था। दिन ओशियो को अपने फादर का लेटर मिला। इसमें लिखा था कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। वे ओशियो की नजर टीवी पर पड़ी जहां न्यूज पर बताया जा रहा था एक श्रापित पत्थर के बारे में। पिछली रात कुछ लेबर जब उस पत्थर को वहां से हटा रहे थे, एक काफी बड़ा जानवर उन पर हमला कर देता है क्योंकि उन सभी की लाशों पर एक बड़े दांत का निशान था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी इस जानवर ने दांतों से लोहे की क्रेन को भी फाड़ दिया था। ये सुनते ही ओशियो गुस्से से भर गया क्योंकि उसे लग रहा था कि ये काम टोरा का ही है। नीचे आने के बाद जब टोरा ने उससे वजह पूछी, ओशियो ने सीधा उस पर लोगों को मारने का इल्जाम लगा दिया और उस पर हमला कर दिया। टोरा ने हमले से खुद को बचाते हुए बताया कि उसने किसी को भी नहीं मारा है, पर ओशियो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था और उसने भाला सीधा उसके सर पर मार दिया, जिससे टोरा को काफी ज्यादा चोट आई और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। टोरा इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसने ओशियो पर अपनी बिजली से हमला कर दिया, पर ओशियो ने अपने भाले की मदद से उसके हमले को रोक दिया। टोरा समझ गया था कि फिलहाल ओशियो से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला लिया और जाते हुए उसने कहा कि उसने अभी तक किसी को भी नहीं मारा है, और अब जब उस पर आरोप लग ही गया है तो वह जरूर लोगों को मारेगा। इसके बाद टोरा शहर की तरफ बढ़ गया और वो इतनी सारी गाड़ी और बिल्डिंग्स को देखकर पागल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। जैसे वो नीचे उतरा उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, इससे वो बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने गाड़ी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कोई भी उसे देख नहीं सकता था और ना ही सुन सकता था, इसलिए उसने अपनी ताकत से गाड़ियों की बैटरी खराब कर दी, जिस वजह से सभी गाड़ी रोड पर ही रुक गई। और ये देखकर टोरा बहुत खुश हुआ। उधर ओशियो को हटने वाली जगह पर पहुंच गया जहाँ एक बूढ़ा आदमी पुलिस वाले को समझाने की कोशिश कर रहा था ये काम किसी जानवर का नहीं बल्कि एक राक्षस का था कि कई साल पहले जगह पर राक्षस को किया गया था। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने उस आदमी को अपने दादा की डायरी दिखाने की कोशिश करी, पर उस पुलिस वाले ने धक्का देकर उसे वहां से भगा दिया। लेकिन तभी ओशियो भी वहां पहुंच गया और उसने उस बूढ़े आदमी को गिरने से बचा लिया। जब ओशियो ने आदमी की डायरी को उठाई, उसे नजर आया एक सुंदर सी लड़की की तस्वीर। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने बताया कि डायरी उसके दादा की थी और कई साल पहले जंगलों पर राक्षस का राज चलता था। सभी गांव वालों को मार देते थे, पर इससे परेशान होकर गांव वालों ने कई लोगों की मदद लेने के लिए बुलाया। कोई भी राक्षस उससे बचकर वापस नहीं जा पाया, इसलिए हार मानकर लोगों ने अपना गांव खाली करने का फैसला लिया।
तभी एक दिन अकोदो नाम की एक सुंदर लड़की उस गांव में आई, जिसके मुताबिक वो राक्षसों पर काबू कर सकती थी। और जब वो काम करने के लिए जंगल में गई तो उस आदमी के दादा ने भी उस लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। जहाँ पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि उस लड़की ने सभी राक्षसों को लकड़ी के डब्बों में कैद कर रखा था, जो अंदर से बदला लेने की बात कर रहे थे। पर उसने खास जादू की मदद से सभी के सभी राक्षसों को अलग अलग डब्बों में कैद करके उनकी ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। जब उस लड़की की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो उसने उसे बताया कि किसी ने भी अगर इस पत्थर को यहाँ से हटाने की गलती करी तो सभी राक्षस अपना बदला लेने के लिए वापस आ जाएंगे। और ये कहानी सुनने के बाद ओशियो काफी ज्यादा हैरान था, जिस पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि पिछली रात उन मजदूरों ने जिस पत्थर को हटाया था वो वही पत्थर था और अब वो राक्षस तभी रुकेंगे जब उनका बदला पूरा होगा। ओशियो ने मिकादो की तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि मिकादो की शक्ल एनो से काफी हद तक मिलती थी और हो सकता है कि मिकादो एनो के पूर्वज हो। इसका मतलब था कि एनो की जान खतरे में है। ओशियो ने उस बूढ़े आदमी से मदद करने को कहा, जिसके बाद वो दोनों आदमी गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ निकल गए। उधर टोरा का दिन भी कुछ खास नहीं चल रहा था, क्योंकि इस दुनिया में वो खुद को ढाल नहीं पा रहा था और साथ ही सब लोग परफ्यूम लगाकर घूम रहे थे, जिससे टोरा का मूड खराब हो जाता था। तभी उसकी नजर एनो पर पड़ी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन वो उसका खाना तो बन ही सकती थी। पर जैसे ही वो एनो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो उससे एहसास हुआ कि उसके आसपास और भी काफी सारे राक्षस मौजूद थे। और जब उसने अपनी नजर घुमाई तो अजीब से दिखने वाले कई सारे राक्षस दिखाई दिए, जो धीरे धीरे एनो की तरफ बढ़ रहे थे। और इससे पहले कि टोरा कुछ कर पाता, उस सभी राक्षसों ने एनो के ऊपर हमला कर दिया। पर ओशियो वहां पहुंच चुका था और उसने तुरंत ही अपना भाला उनकी तरफ फेंक दिया, जिसकी वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। ओशियो ने एनो से वहां से भागने के लिए कहा, पर वो इतनी घबरा चुकी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एनो तुरंत ही एक मॉल के अंदर घुस गई और ओशियो उसे बचाने के लिए बाहर ही खड़ा हो गया। जैसे ही एक राक्षस उसकी तरफ बढ़ा, ओशियो ने अपने भाले की मदद से उसके ऊपर हमला कर दिया। पर उस राक्षस ने ओशियो के भाले को ही अपने दांतों से रोक दिया और फिर अपने लंबे बालों की मदद से उसे बांध दिया। और उधर दो और राक्षसों ने उसे काटना शुरू कर दिया, पर वो उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ओशियो को उठाकर गाड़ी पर फेंक दिया। इधर टोरा को उन राक्षसों पर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से एनो उसका शिकार थी, इसलिए अब उसने उन्हें रोकने का फैसला कर लिया था। जैसे ही उसने मॉल के अंदर घुसने की कोशिश करी तो वो सीधा शीशे से जाकर टकरा गया, जिससे परेशान होकर उसने अपना इनविजिबल रूप छोड़ने का फैसला किया और एक ही बार में कांच को तोड़ता हुआ वो अंदर चला गया, जहां उसने देखा एनो एक बैग के सहारे लटकी हुई थी, क्योंकि सभी राक्षसों ने ऊपर के एक फ्लोर को तबाह कर दिया था और नीचे एक राक्षस अपना मुंह खोलकर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही एनो नीचे गिरी तो उसने काफी तेजी से एनो को राक्षस के मुंह में जाने से बचा लिया और उसे लेकर छत पर पहुंच गया। एनो के पीछा करते हुए वो राक्षस भी छत पर पहुंच गए और उनका कहना था अगर टोरा एनो को बचाने की कोशिश करेगा तो वो उसे भी खत्म कर देंगे। ये बात सुनकर टोरा उन्हें लड़ने के लिए बुला लेता है और जैसे ही उनमें एक राक्षस टोरा को मारने के लिए आगे बढ़ा, टोरा ने वहीं उसे जमीन पर पटक कर मार दिया। ये देखकर सभी राक्षस हैरान हो गए, पर वो किसी भी हालत में एनो को खत्म करना चाहते थे, इसलिए उनमें से एक ने टोरा को अपने बालों से पकड़ लिया और बाकी एनो के पीछे चले गए। तभी टोरा ने हंसते हुए खुद को उस राक्षस की कैद से आजाद कर लिया और एक ही बारी में उस राक्षस के आधे सर को चबाकर उसे भी मार दिया। उधर बाकी राक्षसों ने एनो को घेरकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया था, पर तभी टोरा वहां पहुंच गया और उसके हाथ में उनके साथी का आधा चबा हुआ सर था। अपने साथी का ऐसा हालत देखकर सभी राक्षसों ने टोरा पर हमला कर दिया, पर टोरा उनके हमले से काफी आसानी से बच रहा था और उस पर उसका कोई ज्यादा असर हो नहीं रहा था और उसने अपने एक ही बिजली के झटके से सभी को खत्म कर दिया। पर उनमें से एक राक्षस अभी भी बचा था और जैसे ही वो एनो की तरफ बढ़ा तो ओशियो ने बीच में आकर उसे अपने भाले से मार दिया। ये देखकर टोरा काफी उदास था, क्योंकि अब वो एनो को नहीं खा सकता और ऐसे ही वो वहां से निकलने लगा। ओशियो ने उसे आवाज लगाकर रोका। टोरा तुरंत ही लड़ाई के लिए तैयार हो गया, पर असल में ओशियो उससे माफी मांगना चाहता था। ये सुनकर टोरा उसे बुरा भला बोलना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो दोनों आपस में बहस करने लगे। तभी एनो ने उन दोनों को रोका और टोरा के हाथ में एक बर्गर पकड़ा दिया। उसी रात ओशियो को सोते हुए एहसास हुआ कि कोई चीज उसकी तरफ काफी तेजी से आ रही है। उसने ठीक समय पर उठकर टोरा के हमले से खुद को बचा लिया और उठने के बाद टोरा से सवाल किया कि आखिर वो करना क्या चाहता था। टोरा ने जवाब दिया कि वो वही कर रहा था जो उसे करना चाहिए और उसके दिल में ओशियो को लेकर सिर्फ नफरत भरी हुई है। ओशियो को लगता था कि अब उनके बीच में समझौता हो गया है, इसलिए उसने टोरा को डराने के लिए उसके ऊपर एक हल्का सा हमला किया।
पर टोरा ने उस हमले से बचते हुए ओशियो पर अपना नाखून से हमला कर दिया और जैसे ही वो फिर से ओशियो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो भाले ने अपने आप ही ओशियो को बचाना शुरू कर दिया। जैसे ही ओशियो लड़ाई के लिए खड़ा हुआ तो टोरा खिड़की से बाहर भाग गया। सुबह उठकर ओशियो ने देखा कि उसके चेहरे पर अभी भी निशान गया नहीं था और इसी बात ने ओशियो को गुस्से से भर दिया और उसने अगली बार टोरा को देखते ही मारने का फैसला किया। इसके बाद वो टहलने के लिए बाहर चला गया, जहाँ उसने एक काले कपड़े पहने आदमी को देखा जो दो लोगों को काफी बुरी तरह से पीट रहा था क्योंकि उन दोनों ने किसी फैमिली को परेशान किया था। फिर उस आदमी ने अपनी हथियार से उन पर हमला कर दिया, पर तभी ओशियो बीच में आकर उस हमले को रोक देता है क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो वो दोनों आदमी मर जाते। ओशियो को देखते उस आदमी को उसके सिर के ऊपर राक्षस की परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसने ओशियो पर हमला कर दिया। उधर ओशियो ने अपने आप को बचाने के लिए कोशिश तो की पर वो नीचे गिर गया, जिसके बाद उस आदमी ने अपने पैरों से ओशियो के मुंह पर हमला कर दिया। तभी ओशियो के भाले ने उसके ऊपर हमला कर दिया जिसमें वो घायल हो गया। उस आदमी ने करिश्माई भाले को देखकर पहचान लिया था और उसने तुरंत ही ओशियो से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगी क्योंकि उसने उस भाले के मालिक पर हमला किया था। इसके बाद उन दोनों ने आपस में बैठकर बात करना शुरू कर दिया, जहां उस आदमी ने अपना नाम होक्यू बताया जो एक डीमन हंटर था। उसके परिवार में एक प्यारी सी बेटी और पत्नी हुआ करती थी, पर एक बार काम के सिलसिले में वो कहीं बाहर गया हुआ था और जब उसने घर वापस आकर देखा तो घर में कोई नहीं था और जब वो अपने कमरे के दरवाजा खोलता है तो उस पर एक अजीब से जानवर ने हमला कर दिया और वहां से भाग गया। और हुक्यू को लगता है कि वो जानवर कोई राक्षस था जिसके निशान उसके शरीर पर आज भी थे और हाल ही में उसने न्यूज में देखा था कि ठीक वैसे दिखने वाला राक्षस पास ही के कहीं स्कूल में दिखाई दिया है। हुक्यू ने ओशियो को एक तस्वीर भी दिखाई जो किसी और की नहीं बल्कि टोरा की थी। ओशियो जानता था कि यह हमला टोरा नहीं कर सकता क्योंकि वो तो 500 सालों से कमरे में बंद था, तो वो हमला कैसे करता। पर तभी उसे पिछली रात वाला हादसा याद आया जिसने उसे गुस्से से भर दिया और इसीलिए उसने हुक्यू को कहा कि टोरा ने ही ये सब किया होगा, इसलिए उसे जल्दी से टोरा को खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद ओशियो अपने घर चला गया पर उनका दिमाग अभी भी वही बात पर चल रहा था। उधर हुक्यू आखिरकार टोरा को ढूंढ लेता है। वो दोनों लड़ाई के लिए तैयार थे। इधर ओशियो स्कूल में इसी बारे में सोच रहा था और वहीं एनो और नाका उसको ऐसा अजीब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। शाम को घर जाते वक्त ओशियो काफी शांत था, पर तभी उसकी नजर नाका पर पड़ी जो चुपचाप उसका पीछा कर रही थी और तभी नाका ने पीछे से आकर उसके सिर पर अपने बैग दे मारा और ओशियो को भी ऐसा करने को कहा क्योंकि वो जानती थी कि ओशियो किसी बात से परेशान है। वो इतना शांत कभी नहीं रहता था और उसको खुद को कभी बदलना नहीं चाहिए। नाका तो इतनी सी बात बोलकर वहां से चले गई, पर उसकी इस बात ने ओशियो का मन बदल दिया। उधर टोरा और हुक्यू एक दूसरे से लड़कर थक चुके थे। हुक्यू टोरा से काफी ज्यादा ताकतवर था। अब टोरा काफी थक चुका था, पर जैसे ही हुक्यू ने अपना आखिरी हमला करने का कोशिश किया तो ओशियो ने बीच में आकर उसे रोक दिया। हुक्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ओशियो ऐसा कर क्यों रहा है। तभी ओशियो ने अपने झूठ के बारे में उसे बताया, जिसे सुनकर हुक्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और उसके मुंह पर एक मुक्का मार दिया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो इस राक्षस सालों से ढूंढ रहा था। इसलिए ओशियो ने उसे यकीन दिलाने के लिए अपने चेहरे का घाव हुक्यू के चेहरे से मिलाया क्योंकि ओशियो के चेहरे पर 4 नाखूनों के निशान थे जो कि टोरा के थे और वही हुक्यू के चेहरे पर 3 नाखूनों के निशान थे। हुक्यू एक बार फिर से ओशियो के मुंह पर मुक्का मारना शुरू कर देता है और वही ओशियो बेहोश होकर नीचे लेटा हुआ था। उसके बाद हुक्यू ने टोरा को खत्म करने के लिए अपने एक फायर स्पेयर का यूज किया, पर तभी उसे रोकने के लिए ओशियो फिर से बीच में खड़ा हो गया। लेकिन फिर भी हुक्यू ने अपना हथियार टोरा की तरफ फेंक दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि ओशियो बीच में से हट जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं और वो हथियार सीधा जाकर ओशियो के शरीर में घुस गया। तभी ओशियो ने आगे बढ़कर हुक्यू के मुंह पर एक मुक्का मार दिया और उसका कहना था कि अगर हुक्यू ने टोरा को मार भी दिया तो वो कोई बदला नहीं बल्कि एक हत्या होगा जो शायद उसकी बेटी को कभी पसंद ना आए। और इसके बाद ओशियो खुद ही बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि हुक्यू ने उसकी मरहम पट्टी कर रखी थी और अब वो भी मानता था कि ओशियो बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसलिए उसने टोरा की जान बख्शने का फैसला किया। लेकिन हुक्यू अपने परिवार को ढूंढने का सफर अभी भी जारी रखेगा और वो चाहता है कि अगली बार वो जब मिले तो वो दोनों साथ टीम में हो। उस रात ओशियो बेफिक्र होकर सोने में व्यस्त था, पर तभी टोरा एक बार फिर
उस पर हमला करने का सोच रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर उसने अपना मन बदल लिया और बर्गर खाने चले गया। उधर ओशियो की गर्मी की छुट्टी शुरू हो चुकी थी और इस बार ओशियो, नाका और एनो साथ छुट्टी मनाने बीच पर गए थे। टोरा भी समुद्र के पास जाकर काफी खुश था, क्योंकि पिछले 500 सालों में समुद्र ही एक ऐसी चीज थी जो नहीं बदली थी, इसलिए समुद्र में घूमने के लिए वो निकल गया। टोरा अपनी नजरों से दूर जाता देख ओशियो को चिंता होने लगी, पर तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो उनके सामान पर मिट्टी डाल रहा था। ये देखकर ओशियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने जाकर तुरंत उस बच्चे को पकड़ लिया, पर तभी वहां नाका भी पहुंच गई और उसने उस बच्चे को छोड़ने के लिए कहा। पर जाने से पहले वो बच्चा नाका के मुंह पर अपनी पिचकारी मार कर जाता है, जिसके बाद वो तीनों नाका के रिश्तेदार के घर गए, जिन्होंने उसे बताया कि उस बच्चे का नाम तात्सुया है और पहले वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा हुआ करता था। पर एक दिन जब उसकी माँ दूध लेने गई तो उसके पिता की तरह वो कभी वापस ही नहीं आई और इस चीज ने तात्सुया को बचपन खराब कर दिया और तभी से वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला बन गया है। इधर ओशियो को अभी तक टोरा की चिंता सता रही थी, जो उधर पानी में भागने में व्यस्त था, और तभी उसे पानी के अंदर किसी चीज के होने का एहसास हुआ। वो तभी रुक गया और समुद्र के नीचे से एक आवाज आने लगी। उसने पूछा कि क्या वो वही टोरा है जो पिछले 500 सालों से गायब था। हामी भरते हुए टोरा ने उस आवाज को सामने आने के लिए कहा और ऐसा ना करने पर टोरा ने पूरे समुद्र पर बिजली गिराने की धमकी दी। इसके बाद वो आवाज टोरा को रोकते हुए बाहर आ गया। असल में वो आवाज एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी की थी, जिसने उसे बताया कि वो लोग अंडर वाटर राक्षस से काफी ज्यादा परेशान थे, जो इंसानों और राक्षसों को खाता था। उन्हें ऐसे राक्षसों को हराने के लिए टोरा की मदद चाहिए थी। टोरा को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था, पर जब उस आदमी ने बताया कि वो राक्षस काफी ज्यादा ताकतवर है, तो टोरा ने उसकी बात को एक चैलेंज के रूप में लिया और वो उस राक्षस से लड़ने के लिए मान गया। और तभी एक बहुत बड़ा सांप पानी के नीचे से निकला और उसके सामने आ गया। वो सांप इतना बड़ा था कि टोरा भी उसे देखकर हैरान हो गया था। उसने सांप पर बिजली से हमला करने की कोशिश की, पर उससे इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सांप पूरी तरह तेल से लिपटा हुआ था। इसके बाद उस सांप ने अपने मुंह से टोरा पर हमला कर दिया। इससे टोरा किसी तरह बच तो गया, पर तभी सांप ने पीछे से आकर टोरा को खाने की कोशिश करी। टोरा ने उस सांप को रोकने की कोशिश करी। सांप ने एक साथ टोरा को निगलने का फैसला किया। तभी उस बूढ़े आदमी ने टोरा को उसके पेट में जाने से रोक लिया। टोरा ने जाकर ओशियो को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि वो ही अपने भाला से इस राक्षस को मार सकता था। उधर ओशियो बीच में घूम रहा था, फिर उसकी नजर तात्सुया पर पड़ी, जो लोगों के सामान पर मिट्टी डाल रहा था। ओशियो तुरंत ही जाकर उसे डांटना शुरू कर देता है। तभी नाका बीच में आकर फिर से उसे रोक देती है। इसके बाद नाका उस बच्चे का पीछा करने लगी, जो वहां से भाग गया था। थोड़ी देर बाद जब ओशियो बीच में आराम कर रहा था, तो कुछ अजीब सा एहसास हुआ उसको और वो तुरंत ही बीच में भागने लगा, जहाँ उसके कानों पर एक अजीब सी आवाज पड़ रही थी, जो बीच के शावर से आ रही थी। पास जाने पर उस बूढ़े आदमी ने ओशियो को टोरा पर आई मुसीबत के बारे में बताया। इससे पहले कि ओशियो कुछ बोल पाता, तीनों भागते हुए आई और उसने ओशियो को बताया कि नाका खतरे में है। ओशियो तुरंत ही भागकर नाका के रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचा। फोन में नाका ने बताया कि वो तात्सुया के साथ नाव में घूम रही थी, पर एक सांप जैसे दिखने वाले राक्षस ने उस पर हमला कर दिया और फिलहाल वो उस राक्षस के अंदर थी। ये सुनकर ओशियो अपना भाला लेकर तुरंत समुद्र के बीच पहुंच गया, जहाँ उसने उस राक्षस को देखा था। ओशियो ने उस राक्षस पर अपने भाले से कई हमले किए, पर उससे उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसके शरीर पर तेल लगा हुआ था। पर ओशियो के हमले से परेशान होकर उस राक्षस ने उसे भी निगल लिया और अंदर जाकर उनकी मुलाकात टोरा से हुई, जिसने तात्सुया और नाका को राक्षस के पेट में जाने से रोका हुआ था। पर तभी टोरा की पकड़ कमजोर होने लगी और ऐन वक्त पर ओशियो के भाले की मदद से वो तीनों फिर से पकड़े गए। उधर नाका बेहोश हो चुकी थी और धीरे धीरे उसकी पकड़ छूटती जा रही थी, इसलिए ओशियो ने तात्सुया को नाका का हाथ पकड़े रखने के लिए कहा। तभी अचानक से ओशियो का हाथ भाला से छूट गया और वही चारों उस राक्षस के पेट में गिरने लगे। लेकिन उसी वक्त करिश्माई भाला तेजी रफ्तार से जाकर उस राक्षस की आंख में घुस गया। उधर टोरा भी तात्सुया और नाका को पकड़ लेता है। ओशियो तुरंत ही भाला निकालकर टोरा के साथ देने के लिए कहता है। इसके बाद टोरा ने ओशियो को अपने ऊपर बैठाया और फिर चारों पूरी रफ्तार से उस राक्षस को चीरते हुए वहां से बाहर निकल गए। अगले दिन वो तीनों जाने के लिए तैयार थे, पर तभी नाका ने ओशियो से पूछा कि उसने क्या उसे फिर से बचाया, कि नाका को कुछ भी याद नहीं था।
जिस पर ओशियो ने जवाब दिया कि ये सब उसका सिर्फ सपना था। तभी तात्सुया उससे मिलने के लिए स्टेशन पर आया, जो कि चाहता था कि वो लोग कुछ और दिन वहाँ रुके। पर घर पहुंचकर ओशियो का दिमाग बार बार तात्सुया पर ही घूम रहा था, क्योंकि उसकी माँ बचपन में मर चुकी थी और न ही उसके पिता उनके बारे में बात करना चाहते थे। इसलिए वो अपने पिता से मिलने के लिए पहुंच गया। उन्होंने देखा कि ओशियो ने अपनी माँ के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया है। इसका जवाब देने में उनके पिता का खास दिलचस्पी नहीं था, इसलिए उन दोनों में फिर से बहस शुरू हो गई। लेकिन तभी उसके पिता एक फोन उठाने चले गए। ओशियो ने जब थोड़ी देर बाद उन्हें देखा तो उनके पिता वहां से भाग रहे थे। देखकर ओशियो और टोरा ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी। ओशियो के पिता काफी दूर निकल गए थे। उसी शाम ओशियो और टोरा साथ ही अपनी माँ की कब्र पर गए थे। उसने बताया वो जिंदगी में पहली बार यहाँ आया है और उसे यकीन भी नहीं है उसकी माँ यहाँ दफनाई गई भी थी कि नहीं, सिर्फ एक कहानी थी। थोड़ी देर तक रुकने के बाद टोरा को भूख लगने लगा और वो लोग वापस घर आ गए, जहाँ ओशियो ने अपने भाले को नूडल्स गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। फिर टोरा उसके हिस्से का चिप्स खा जाता है। इसके बाद उन दोनों में बहस शुरू हो गई। इस बीच नूडल्स भाले के ऊपर गिर गया। ओशियो ने भाला साफ करना शुरू कर दिया और तभी ओशियो के पिता ने ओशियो को भाले इस तरह यूज करते देख लिया और वो गुस्से में आ गए। के बाद उन्होंने थोड़ी देर भाले की पूजा करी और फिर ओशियो को भाला वापस दे दिया और साथ ही उन्होंने बताया वो लोग रात के खाने में आराम से उनकी माँ के बारे में बात करेंगे। खाना खत्म होने के बाद वो दोनों बारिश को देखते हुए बस में बात कर रहे थे, जहाँ उनके पिता ने आंसू से भरा एक एनवलप ओशियो के सामने रखा। ये देखकर ओशियो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसे लग रहा था वो उसे पैसे देकर उसकी माँ को बुलाने के लिए कह रहे थे, तो इसलिए उसने गुस्से में आकर अपने पिता को एक मुक्का मार दिया। उसके बाद उसके पिता ने बताया ये तेरे खर्च करने के लिए है, क्योंकि अगर तुझे अपनी माँ के बारे में जानना है तो तुझे एक सफर करना पड़ेगा। इसके बाद ओशियो के पिता ने बताया कि वो एक डीमन हंटर थे। ओशियो इस बात को हजम कर पाता उससे पहले उसके पिता ने बताया उनके लीडर ने उन्हें टोरा को मारने का काम दिया है। अब उन्हें टोरा को लड़ना होगा। वो चाहते थे ओशियो अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाए। ओशियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वही दूसरी तरफ टोरा की लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वो ओशियो के पिता से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। दोनों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ना शुरू किया। हाँ, वो दोनों ही एक दूसरे की शक्तियों के बारे में जान रहे थे, फिर अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। पर ओशियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो दोनों को ही रोकने के लिए कोशिश कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए ओशियो ने उनके बीच जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करी, पर उन्होंने ओशियो को उठाकर बाहर फेंक दिया। अब ओशियो के पास और कोई चारा नहीं था और उन्हें रोकने के लिए ओशियो ने अपने भाले को उठाकर अपने पिता के डंडे के टुकड़े टुकड़े कर दिए और साथ ही उसने भाले से टोरा के सर पर काफी जोर से मारा। उन दोनों को रोकने के बाद ओशियो ने अपने पिता से कहा कि वो टोरा को ऐसे नहीं मार सकते, क्योंकि अब उसका टोरा पर काफी ज्यादा काबू है। जिस पर उसके पिता ने हंसते हुए जवाब दिया कि वो कभी टोरा को मारना चाहते ही नहीं थे और असल में उसे पता लगाने को कहा गया था कि टोरा क्या अभी भी पागल राक्षस था या फिर ओशियो ने उस पर काबू पा लिया था, जिस पर वो सफल रहा। अगर वो ऐसा ना कर पाता तो मजबूरन उन्हें ओशियो और टोरा दोनों को खत्म करना पड़ता। तभी ओशियो को एहसास हुआ कि काफी सारे लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। तभी उनके पिता ने ऐलान किया कि ओशियो पूरी तरह से टोरा पर काबू कर सकता है और वो लोग उन दोनों की मदद से बाकी राक्षसों को खत्म कर सकते हैं। पर उन आदमी को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई और उनमें से एक आदमी ने टोरा पर हमला कर दिया, लेकिन उसके पिता ने बीच में आकर टोरा को बचा लिया। इसके बाद ओशियो के पिता ने उसे टोरा के साथ जाकर अपनी माँ को ढूंढने को कहा, पर ओशियो को अपने पिता को इस हालत में छोड़ कर जाना मंजूर नहीं था। इसके बाद वहाँ एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई, जहाँ एक आदमी ने टोरा को कैद करने की कोशिश करी, पर टोरा अपनी शक्तियों की मदद से उसके टेलिस्मैन को तोड़कर उस पर ही हमला कर देता है। उधर पादरी ने ओशियो के पिता को कैद कर लिया था और जैसे ही ओशियो ने उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा तो तभी उस पर एक हमला हुआ और वो वहीं पर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसके पिता ने बताया कि उन्होंने और टोरा ने मिलकर सभी पादरी को हरा दिया है और इस बीच टोरा ने किसी की भी जान नहीं ली और अब ओशियो अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो पादरी कभी भी उन्हें मार सकते थे। पर उसके पिता ने बेफिक्र होकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि उनके मुताबिक वो अकेले ही काफी थे। अगली सुबह ओशियो और टोरा एक साथ अपनी माँ को ढूंढने के सफर पर निकल गए। एयरपोर्ट में पहुंचकर टोरा काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने कभी एरोप्लेन नहीं देखा था और उसे इंसानों के उड़ने पर भरोसा नहीं हो रहा था। ओशियो यहाँ आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था, तभी उनके कानों पर एक आदमी की आवाज पड़ी, जो पास ही बैठी लड़की से उसके पिता के मौत के लिए माफी मांग रहा था और उसके मुताबिक ये काम किसी राक्षस का था। पर उस लड़की को उस आदमी की बातों पर भरोसा नहीं था। असल में उस लड़की का पिता एक पायलट था, जिसकी आखिरी फ्लाइट के दौरान एक प्लेन सामने आने से उसका प्लेन क्रैश हो गया था
और इस वजह से उस आदमी की मौत हो गई थी। और ये आदमी उसी प्लेन का पायलट था, इसलिए वो उस लड़की से माफी मांग रहा था। पर उस लड़की का मानना था कि उसके पिता के मौत के पीछे इस आदमी का हाथ था। इस बात ने ओशियो का ध्यान खींच लिया और उसने तुरंत ही टोरा से किसी हवाई राक्षस के बारे में पूछा। इस पर टोरा ने फूशु नाम के एक राक्षस के बारे में बताया जो हवा में रहता था, और एक बार टोरा की उसके साथ लड़ाई हो चुकी थी। फूशु पूरी तरह से जेली का बना हुआ था, इसलिए उस पर हमला करना काफी ज्यादा मुश्किल था और उसे हराने के लिए काफी सारी आग की जरूरत पड़ती थी। इसके बाद वो सभी प्लेन में जाकर बैठ गए, जहाँ ओशियो ने उस लड़की से बात करने की कोशिश करी, पर थोड़ी देर बाद प्लेन हवा में उड़ गया। तो टोरा को खिड़की के बाहर देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वहीं उस लड़की का नाम यू था। वो प्लेन के उड़ते ही सो गई और फिर उस आदमी ने यू को कंबल उड़ाकर ओशियो के साथ बैठ गया और उसका कहना था कि शायद ओशियो को उसकी बात पर यकीन नहीं होगा, पर उसने सच में एक राक्षस देखा था। पर ओशियो का कहना था कि वो उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा करता है। थोड़ी देर बाद तक शांति से बैठने के बाद उस आदमी ने बताया कि उसे अजीब सा महसूस हो रहा था और ऐसा एहसास उसे उस दिन भी हुआ था जिस दिन उसने उस राक्षस को देखा था। तभी प्लेन जोर जोर से हिलने लगा और जब उन्होंने खिड़की पर बाहर देखा तो एक अजीब सा दिखने वाला राक्षस पूरी प्लेन पर जकड़ा हुआ था। प्लेन धीरे धीरे नीचे जा रहा था, पर तभी टोरा ने ओशियो को अपने भाला निकालने के कहा, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसका भाला लगेज में ही पड़ा हुआ है। पर टोरा का कहना था कि अगर वो अपने भाले को बुलाए तो भाला उसके पास आ जाएगा। टोरा की बात मानकर उसने अपने भाले को बुलाया और तुरंत ही वो उसके हाथ में आ गया। उधर वो आदमी कंट्रोल रूम पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी पायलट नहीं था, इसलिए वो खुद ही प्लेन उड़ाने लगा और साथ ही उसने एयरफोर्स से भी मदद मांगने की कोशिश करी, पर एयरफोर्स को कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। उधर ओशियो ने टोरा को फूशु से लड़ने के लिए कहा, पर टोरा इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उन दोनों में बहस हो गई और आखिरकार ओशियो ने टोरा को जबरदस्ती बाहर भेज दिया, जहां ओशियो ने अपने फायर स्पेल की मदद से फूशो को कमजोर कर दिया। पर टोरा का इतना फायर स्पेल फूशो को पूरी तरह हराने के लिए काफी नहीं था, इसलिए उसे ओशियो ने कंट्रोल रूम में जाकर मदद मांगने को सोचा। पर पायलट ने एयरफोर्स से मिले जवाब के बारे में ओशियो को बताया। तभी टोरा ने आकर ओशियो को बताया कि वो फूशो को नीचे गिराएगा और इशारा मिलते ही ओशियो को उस पर हमला करना था। ओशियो अपनी जगह जाकर खड़ा हो गया, टोरा के इशारे का इंतजार कर रहा था। तभी यू ने उसके पास आकर इसका हिस्सा बनने का इच्छा जाहिर किया, जिसके लिए ओशियो भी तैयार हो गया। उधर टोरा से इशारा मिलते ही उन्होंने फूशु पर हमला कर दिया, जिससे फूशु को काफी चोट आई और साथ ही उसने अपना संतुलन खो दिया, जिसकी वजह से एयरफोर्स रडार पर वार्निंग आ गई और वो तुरंत ही एयरफोर्स के 2 जहाज मदद के लिए पहुंच गई। पर वो प्लेन के ज्यादा पास होने की वजह से वो राक्षस पर हमला नहीं कर सकते थे। तभी ओशियो ने टोरा को प्लेन के ऊपर जाने को कहा। ऊपर पहुंचकर उन लोगों ने फूशो को प्लेन से अलग करने का फैसला किया। तभी उस राक्षस ने उन दोनों पर अपने हाथों से पकड़ लिया। पर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार ओशियो ने अपने भाले की मदद से उसके हाथ को काटकर खुद को आजाद कर लिया और वहीं टोरा ने भी उसके हाथों को अपने नाखून से काटकर आजाद कर लिया, जिसके बाद फूशु प्लेन से अलग हो गया और मौका मिलते ही एयरफोर्स ने उस पर हमला कर दिया, जिससे निकली आग ने फूशु को वहीं खत्म कर दिया। पर उनकी मुसीबत यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि प्लेन के लैंडिंग गियर्स खराब हो चुके थे और वो इस हालत में कहीं भी नहीं जा सकते थे। तभी ओशियो ने टोरा को जाकर प्लेन को सपोर्ट देने को कहा और टोरा ने ऐसा ही किया। आखिरकार सही सलामत प्लेन नीचे उतर गया। एयरपोर्ट से नीचे आने के बाद ओशियो को एहसास हुआ कि उसके पैसे कहीं गुम गए थे, पर वहीं टोरा को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें पैसे की क्या जरूरत है। लेकिन ओशियो का कहना था कि वो लोग फिर भी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करने जाएंगे। पर तभी उनकी नजर आसपास के लोगों पर पड़ी, जिनके शरीर पर अजीब से स्क्रैच के निशान पड़े थे और साथ ही उनकी नजर एक हवा के बवंडर पर पड़ी, जिसे देखकर ओशियो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर टोरा ने उससे सावधान रहने को कहा, क्योंकि उसके मुताबिक ये कोई आम हवा नहीं थी बल्कि एक राक्षस था। तभी अचानक से कुत्ते जैसे दिखने वाले जानवर ने ओशियो पर हमला कर दिया, पर उसके भाले ने उसे बचा लिया। इसके बाद एक बार फिर हमला करते हुए उस राक्षस ने कई सारी खरोंचें मार दी, जिससे गुस्सा होकर आखिरकार ओशियो ने अपना रूप बदल लिया और अपने भाले से उस राक्षस को जमीन पर पटक दिया। तभी उसे एक आवाज आई, पर जब उसने पीछे पलट कर देखा तो एक सुंदर सी लड़की ने उस राक्षस को जान से ना मारने की भीख मांगी। इसके बाद वो लोग ट्रेन में बैठकर पहाड़ों के बीच एक घर पर पहुंच गए, जहां उन दोनों ने बताया कि वो लोग सगे भाई बहन थे और उन्हें ओशियो की एक मदद चाहिए थी। असल में वो चाहते थे कि ओशियो उसके भाई जीरो को जान से मार दे,
पर उनकी ये बात सुनकर ओशियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके मुताबिक वो किसी के कहने पर किसी की भी जान नहीं ले सकता था। जैसे ओशियो ने टोरा को वहां से चलने को कहा, तभी उन दोनों भाई बहनों ने ओशियो के सामने एक कटा हुआ हाथ फेंक दिया। उसके मुताबिक वो पास के किसी गाँव के आदमी का था जिसे उसके भाई जीरो ने मारा था और उसका कहना था अगर ओशियो ने उनकी मदद नहीं करी तो उनका भाई ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा। इसके बाद वो लड़की टोरा को बाहर लेकर गई और उधर उसके भाई ने ओशियो को पूरी बात बताना शुरू किया। उसके मुताबिक उसके पूर्वज कई सौ सालों से जंगल में रहते थे और उनमें से किसी के भी मन में इंसानों को लेकर कोई नफरत नहीं थी, पर हाल ही में इंसानों ने उनके जंगलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसलिए वो लोग खास तरीके का इस्तेमाल करते थे जिसमें 3 लोगों का ग्रुप बनाया जाता था और ये जब भी इंसान उनके इलाके में आते थे तो उनमें से एक आदमी उनका ध्यान भटकाता था, दूसरा जाकर इंसानों के शरीरों पर स्क्रैच मारता था और साथ ही तीसरा आदमी अपनी शक्तियों की मदद से उनके चोटों को ठीक कर देता था। ये सब इतनी तेजी से होता था कि इंसानों को कुछ समझ नहीं आता था, पर वो सब लोग इससे डर कर वहाँ से दूर भाग जाते थे। साथ ही उनकी बिरादरी का ये कानून था कि वो लोग कभी भी किसी इंसान को बेवजह नहीं मारेंगे। पर हाल ही में जीरो ने उस कानून को तोड़ते हुए आसपास के काफी सारे इंसानों को मारना शुरू कर दिया। इसके बाद उस आदमी ने ओशियो की आंखों में देखते हुए पूछा क्या वो उनके लिए जीरो को मार देगा, क्योंकि वो खुद अपने भाई को नहीं मारना चाहते। तभी ओशियो के कानों में एक आवाज पड़ी और साथ ही उसका भाला भी जोर जोर से हिलने लगा और कुछ ही सेकंड बाद उस कमरे का दरवाजा तोड़ते हुए जीरो भी वहां पहुंच गया, जो अपने भाई को अलविदा कहने आया था, क्योंकि अब वो अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहता था। अब उसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना। उसके भाई ने उसे समझाने की काफी कोशिश करी, पर जीरो के मुताबिक इस जंग की शुरुआत इंसानों ने करी थी, क्योंकि वो लोग ही उनके इलाके में आकर उन्हें बार बार वहां से भगा देते थे। पर अब जीरो इसका बदला लेना चाहता था, इसलिए वो इंसानों के मन में इतना डर भर देगा कि वो आगे से कभी अपने इलाकों को बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इसके बाद उसने अपना रूप बदल कर उनसे वादा किया कि वो कभी भी इंसानी रूप में नहीं आएगा। पर तभी उसे भाले से निकल रही शक्तियों का एहसास हुआ, जिसके बाद उसे अपने भाई बहनों पर काफी गुस्सा आया, क्योंकि वो समझ गया था कि उनके भाई बहनों ने उसे मरवाने के लिए एक इंसान की मदद ली है। पर जीरो ने उससे भी खुद को बचा लिया। इससे पहले कि जीरो ओशियो को खत्म कर पाता, टोरा ने अपने एक हाथ जीरो के पेट में घुसा दिया। अपने सामने टोरा जैसे ताकतवर राक्षस को देखकर जीरो ने अपना मन बदल लिया और वहाँ से भाग गया। इसके बाद टोरा ने ओशियो के पास जाकर उसे वहाँ से चलने को कहा, पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि ओशियो अभी तक बेहोश था और साथ ही उसके सिर से खून निकल रहा था। टोरा ने उसे उठाने के लिए उसे भरा बुरा बोलना शुरू कर दिया, पर तभी उस लड़की ने उसे बताया कि उसकी बिरादरी के दी गई राक्षस की चोट बस एक खास दवाई से ही ठीक हो सकती थी। इसके बाद उस लड़की ने टोरा को वो दवाई दे दी। इसे लगाने के बाद ओशियो वापस जिंदा हो गया। ओशियो वापस जिंदा होकर तुरंत ही टोरा को बताता है कि जीरो के दिल में बस नफरत ही भरी हुई है और अगर उन्होंने उसे नहीं रोका तो ना जाने वो कितने ही लोगों की जान ले लेगा। उसने उस भाई बहनों से जीरो का पता पूछा और तुरंत ही उस तरफ जाने लगे, पर तभी उसकी नजर टोरा के अलग हुए हाथ पर पड़ी। इसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया और तुरंत ही उसे जोड़ने के लिए कोशिश करने लगा। इसके बाद वो सभी लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, जहां जीरो पहले से ही मजदूरों का इंतजार कर रहा था। अभी वो लोग जीरो को ढूंढ ही रहे थे, पर तभी अचानक से गुस्से में आकर जीरो ने ओशियो पर हमला कर दिया। उसके भाई बहनों ने भी उसे रोकने की काफी कोशिश करी, पर वो इतना ताकतवर था कि उसने एक ही बारी में उन लोग को पीछे ढकेल दिया। इसके बाद ओशियो ने जोरों पर हमला किया और उसको चोट पहुंचाने में कामयाब रहा। जीरो ने तुरंत ही जाकर पहाड़ी की एक चोटी उनके ऊपर गिरा दी, पर सही वक्त पर ओशियो और टोरा ने पत्थर को उन पर गिरने से रोक दिया। लेकिन वो दोनों भाई बहन ट्रक के नीचे फंस गए थे, जिसमें से तेल लगातार लीक कर रहा था। ओशियो ने टोरा को पत्थर छोड़कर उनकी मदद करने को कहा, क्योंकि अगर उन दोनों को बाहर नहीं निकाला गया तो थोड़ी देर बाद तेल में आग लग सकती थी, जिससे काफी बड़ा धमाका हो जाता। इसके लिए टोरा पहले तो तैयार नहीं था, पर जब ओशियो ने उससे बार बार विनती करी तो वो उसकी मदद करने के लिए मान गया। जीरो भी अपना काम खत्म करने के लिए नीचे आया, पर उसने देखा कि ओशियो और टोरा उसके भाई बहनों की मदद कर रहे थे, तो उसने एक बार के लिए अपना मन बदल लिया और ओशियो ने उसका दिल बदलने के लिए कई सारे बातें भी बोली। पर तभी मजदूर वहां पहुंच गए और सभी जीरो को देखकर बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने उस पर पत्थर मारना शुरू कर दिया और इससे गुस्सा होकर जीरो ने सभी मजदूरों को खत्म करने का फैसला किया। पर तभी एक मजदूर की सिगरेट से तेल में आग लग गई। अब उनके पास काफी कम वक्त था, इसलिए टोरा ने भी जीरो से मदद करने को कहा। कुछ समय तक सोचने के बाद जीरो ने टोरा के साथ उस ट्रक को उठाने लगा, पर वो ट्रक इतनी भारी थी कि वो दोनों मिलकर भी उसे नहीं उठा पा रहे थे। ये देखकर ओशियो ने चिल्लाकर मजदूरों से मदद मांगी और ओशियो की आवाज सुनते ही सभी मजदूर उनकी मदद करने के लिए पहुंच गए। इसके बाद उन सभी ने
खड़े होकर उस आग को देखा और उधर ओशियो को लग रहा था कि शायद जीरो का मन बदल गया है और उसने भी जीरो को इंसानों को एक मौका देने की बात करी। जीरो ने पहले तो इस बात को हंसते हुए लिया, पर अचानक से उसने ओशियो पर हमला कर दिया। इससे बचने के लिए जैसे ही ओशियो ने अपना भाला आगे किया, वो सीधा जाकर जीरो के पेट में घुस गया और उसकी वही मौत हो गई। जीरो की ऐसी मौत से ओशियो का दिमाग पर काफी ज्यादा असर पड़ा, इसलिए वो दोनों भाई बहन ओशियो और टोरा को एक खुफिया जगह पर लेकर गए, जहाँ नहाने से सभी चोट और थकान दूर हो जाती थी। वो दोनों वहाँ बहुत मजे कर रहे थे, पर तभी ओशियो के कान में एक लड़की की गाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो लड़की को ढूंढने चला गया, पर उसे देखते ही वो लड़की वहाँ से भाग गई। ओशियो को इस बात पर काफी शर्म आ रही थी, पर टोरा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसे कोई क्यों भागेगा, और साथ ही उसका मानना था कि वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी, पर ओशियो ने उसकी बात को मजाक में लेकर नकार दिया। अगले दिन जब वो लोग हकायदो जाने के लिए बस ढूंढ रहे थे, तो उनकी नजर फिर से उसी लड़की पर पड़ी, जो अपना बैलेंस बिगड़ने की वजह से एक गाड़ी के नीचे आने वाली थी। लेकिन तभी ओशियो ने बीच में कूदकर उसकी जान बचा ली। वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। तभी उसके पास की दुकान वाली औरत ने ओशियो को बताया कि असल में वो लड़की का नाम जो है और वो शहर के सबसे अमीर परिवार की बेटी है। साथ ही उसने बताया कि पहाड़ी के ऊपर उस लड़की का काफी बड़ा घर है। इसके बाद ओशियो ने उसे अपने पीठ पर बैठाकर उससे घर छोड़ने का फैसला लिया। पर टोरा के मुताबिक वो बस इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे वो लड़की पसंद आ गई थी। में वो दोनों अपनी बातों में उलझे हुए थे कि तभी साया की आंखें खुल गई, जिसने सबसे पहले तो ओशियो से परेशान करने के लिए माफी मांगी, पर असल में वो शहर में उसे ही ढूंढने निकली थी। पर ये बात सुनकर ओशियो शर्मा गया, क्योंकि वो साया से पहली बार मिल रहा था। ओशियो ने उसे नीचे उतारा और वो टोरा को अपने सामने देखकर डर गई। पर ये देखकर ओशियो और टोरा दोनों ही हैरान हो गए थे, क्योंकि कोई आम इंसान किसी भी राक्षस को तब तक नहीं देख सकता था जब तक वो खुद ना चाहे। उसके बाद साया ने उन्हें बताया कि असल में वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा थी जो सदियों से राक्षस और इंसानों के बीच बातचीत में फर्क कम करने का काम करते थे, और उनके मुताबिक फर्क जितना कम होगा उतना ही आसान धरती में शांति से जीना होगा। जैसे ही साया ने फिर से चलने की कोशिश करी तो कमजोरी की वजह से वो गिरने लगी। इसके बाद ओशियो ने उसे वापस से अपने कंधे पर उठाकर उसके घर की तरफ भागने लगा। साया के घर पहुंचकर वो और ओशियो एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उसके पिता और दादी वहां पहुंच गए, जो साया के अकेले घर से बाहर जाने से काफी ज्यादा गुस्सा थे और इसलिए वो उन्हें भला बुरा बोल रहे थे। थोड़ी देर तक सुनने के बाद ओशियो को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने साया के पिता से बहस करना शुरू कर दिया। पर बात ज्यादा बढ़ने से पहले साया ने बीच में आकर उन दोनों को ही रोक दिया और साथ ही उसने अपने पिता से ओशियो से बात करने के लिए आधा घंटा मांगा। उसके पिता के वहाँ से जाने के बाद भी ओशियो का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो लगातार उनके बारे में भला बुरा बोलता जा रहा था। साया ने उसे शांत कराकर उसे वहाँ बुलाने की असली वजह बताई। असल में कई सौ साल पहले साया के एक पूर्वज ने एक देवी को कैद कर लिया था। माना जाता है कि जिस भी इंसान के पास उस देवी का आशीर्वाद होगा वो हमेशा ही अमीर रहेगा। इसलिए उसके पूर्वजों ने उस देवी को काफू की मदद से कैद कर लिया था। साथ ही उसने बताया कि उसकी माँ एक ऐसे परिवार से थी जहाँ सभी लड़कियाँ काफी सारी बीमारी लेकर पैदा होती थी, और जब साया पैदा हुई थी तो उसकी माँ ने उसे बताया था कि उसे हमेशा उस देवी से बात करते रहना पड़ेगा ताकि उस पर बीमारियों का ज्यादा असर ना हो। इसके बाद वो उन्हें एक कमरे में लेकर गई जहां उस देवी को जादुई मंत्रों से कैद किया हुआ था। साया जाकर उस देवी के पास बैठ गई, जिसने ओशियो को देखते हुए उससे सवाल किया कि क्या वो वही लड़का है जिसके पास करिश्माई बाल है। जिसके बाद उसने टोरा को नमस्ते किया और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर टोरा ओशियो की मदद क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे तो राक्षसों का राजा होना चाहिए था। इस पर टोरा का कहना था कि वो अपनी कहानी सुनाकर समय बर्बाद नहीं करना चाहता, बल्कि वो ये जानना चाहता था कि उन्होंने यहाँ क्यों बुला। जिस पर उस देवी ने जवाब दिया कि वो चाहती थी कि वो लोग उसे इस जादुई बैरियर को तोड़कर आजाद कर दें।